नमस्कार दोस्तों, आइए आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस पे एक स्पेशल वीडियो करें। वैसे इसकी एक बनी हुई है एक वीडियो, उसमें वीडियो तो क्या कहें, उसमें ऑडियो है और टेक्स्ट है, और मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस भी दे दें, तो बेटर ये रहे कि आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करके देखें। इसमें ज्यादातर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, एरर है, आपने वो पॉइंट आउट करनी है, यानी सिलेक्ट करना है कि वाज आएगा कि वर आएगा, कहां पर, ऐसे। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि जब आप इसको कर चुके हों तो मैं इनका एक बार छोटा सा रिव्यू कर दें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, जो वर्ब का रूप, वही आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, राम टीचेस इंग्लिश ऑन यूट्यूब, यहां पर आपने टीचेस लगाया क्योंकि यहां पर राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन अगर राम की जगह दे आप लगाएं तो दे टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, वहां पर टीचेस नहीं होगा, ये आपको पता है। अब एरर कहां पर आती है कि या तो सब्जेक्ट वर्ब से थोड़ा दूर हट जाता है, उनके बीच में कुछ और आ जाता है, और जिससे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वर्ब के एकदम पास में सब्जेक्ट है या इससे कुछ दूर है। उसको प्रोक्सिमिटी की एरर कहते हैं। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब आगे आपने देखना है कि स्मोक लगेगा या स्मोक्स लगेगा, क्योंकि जहां पर आपने वर्ब को लगाना है उससे एकदम पहले फ्रेंड्स है, जो कि एक प्लूरल वर्ड है। पर आपने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट आपका फ्रेंड्स नहीं है, सब्जेक्ट इसमें आपका वन है जो सबसे पहले है, और वो वर्ब से थोड़ा दूर है, नजदीक वर्ब के फ्रेंड्स है। तो आपने सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि जो वर्ब के बिल्कुल नजदीक है वो ऐसा तो नहीं है कि वो सब्जेक्ट ना हो। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपने देखना सब्जेक्ट कहां है, और वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो स्मोक्स लगा दें, जैसा कि इसमें वन है। एक तो इस कारण से गलती होती है। दूसरा गलती ये होती है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो एक सिंगल सब्जेक्ट ना होके, कोई सिंगल नाउन या प्रोनाउन ना होके कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, यानी उस काम को करने वाले एक से ज्यादा होते हैं। जैसे उनको फिर जो जोड़ते हैं, जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, उनको जो जोड़ने वाली कंजंक्शन होती है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि जो आपकी वर्ब का रूप होगा वो उन दो या दो से ज्यादा जो सब्जेक्ट हैं, जो कि कंपाउंड सब्जेक्ट का पार्ट है, उनमें से किसके हिसाब से वर्ब का रूप है। अगर आपके दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वो अपने आप प्लूरल हो जाएंगे, और आपने वर्ब का वो रूप लगाना है जो प्लूरल के साथ लगता है। जैसे उसी एग्जाम्पल में आप कहें राम एंड मोहन टीच या टीचेस इंग्लिश ऑन यूट्यूब, वहां पर आपने टीच लगाना है, क्योंकि राम और मोहन दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो आपने प्लूरल वर्ब यूज करनी है। वर्ब का वो रूप यूज करना है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। इसके एक दो एक्सेप्शन भी है।
जैसे अगर कोई एक ही चीज या दो नाउन एक ही चीज का आइडिया दें आपके माइंड में, तो आपने फिर वर्ब का वो रूप लगाना है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगना चाहिए। जैसे दाल भात मेरा फेवरेट खाना है, यहां पर दाल भात हम इकट्ठा मान के चल रहे हैं। पर्ल्स एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, यहां पर ऐसे इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। एक और वेरी ऑफन जो हम यूज करते हैं वर्ड का एक प्रोवर्ब है इंग्लिश की, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहां पर विंस होता है। हालांकि स्लो एंड स्टडी दो वर्ड हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, पर क्योंकि वो एक ही चीज का आइडिया आपके दिमाग में लाते हैं, इसीलिए उसको आप थर्ड पर्सन सिंगुलर मान के चलते हैं और विंस लगाते हैं। इसी तरह से टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी समय और मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। और पहले को हिंदी में बोलते हैं जो था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उसको हिंदी में रूपांतर करते हैं तो बोलते हैं कि सहज पके सो मीठा हो गई। ये आपको प्रोवर्ब्स में भी कहीं काम आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जब दो नाउन जुड़ के एक ही चीज का आशय थे, तो आपने वहां पर वर्ब का वो रूप लगाना है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हाँ, वो दोनों चीज भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर एक ही व्यक्ति दो पद रखे हुए हैं, जैसे हमने बताया था कि किसी स्कूल के डायरेक्टर हैं और वही व्यक्ति प्रिंसिपल का भी पद रखते हैं अपने पास, तो उसमें हम बोलेंगे द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैज कम टू द स्कूल टुडे। वहां पर हैज लगाएंगे हम। हालांकि डायरेक्टर और प्रिंसिपल दो वर्ड हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, पर हम हैज लगाएंगे क्योंकि ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास हैं और एक ही व्यक्ति ने आना है। हो गया, ये हो गया, ये इसके एक्सेप्शन। अब अगर ये दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन जो कि एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर ये इस तरह की किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, जैसे एज ऑल्सो, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकंपनीड बाई, अकंपनीड विद, बट, इवन, इनसे अगर जुड़े हों, या आप समझ लें और नोर, इसके अलावा किसी से जुड़े हों, और एंड, इन तीन के अलावा किसी से जुड़े हों, क्योंकि ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपने जो नाउन इस जोड़ने वाले फ्रेज या वर्ड से पहले आया है, उसके हिसाब से आपने वर्ब का रूप लगाना है। जैसे राम एज वेल एज, ये देखिए यहां पर ये जो एज वेल एज है, इससे पहले भी कोमा लगा लें, इसके बाद में यहां जो आएगा हिज पेरेंट्स, फिर कोमा। ये हमारे किसी व्यूअर ने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में कि कोमे होने चाहिए कि नहीं। कोमे होने चाहिए, लेकिन बिना कोमे के भी आजकल एक्सेप्टेबल है स्ट्रक्चर। लेकिन जब आपने लिखना ही ठीक है तो कोमे लगा के लिखे। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब आपने जो यहां वर्ब लगानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइक लगाना हो तो लाइक लगाएं या लाइक्स लगाएं, ये इस वर्ड की नेचर पे डिपेंड करेगा जो कि एज वेल एज से पहले है। राम, राम क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए लाइक्स आएगा। मैंगोज,
इसी तरह से एज वेल एज की जगह एज ऑल्सो, टुगेदर विद, अकम्पनीड विद, कोई भी और उनमें से आता है तो भी आपने जो इससे पहले आया उसके हिसाब से वर्ब का रूप लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से बनाए, हिज पेरेंट्स एज वेल एज राम, फिर यहां पर लाइक आएगा क्योंकि हिज पेरेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो फिर यहां लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो। अगर ये जोड़ने वाला शब्द और या नोर है तो आपने वर्ब का रूप उस नाउन के हिसाब से लगाना है जो कि वर्ब के क्लोजर है या क्लोजेस्ट है। वर्ब जहां आपने लगानी है, वर्ब के सबसे नजदीक जो भी नाउन या प्रोनाउन है जो कि हमारा सब्जेक्ट बनेगा, उसके हिसाब से ही आपने वर्ब का रूप लगाना है। और कोशिश ये होती है स्ट्रक्चर बनाते हुए कि अगर आपके जो दो नाउन है जो कि एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनाएंगे, उनमें एक अगर प्लूरल है तो नोर या और के बाद उस प्लूरल को लगाएं और उससे पहले सिंगुलर को लगाएं। और उससे होगा क्या कि जो वर्ब का रूप आएगा वो क्योंकि प्लूरल के हिसाब से आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन वर्ब के क्लोजेस्ट होगा, इसीलिए वर्ब का रूप वो आएगा जो एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। अगला, ये वर्ड है जिनके साथ वर्ब का हमेशा वो रूप आता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। नाइदर, आइदर, एनी, एनी में एनी बॉडी और एनी वन भी शामिल है। नो, नो में भी नो बॉडी और नो वन शामिल है। समवन, समबॉडी, ईच, एवरी, मैनी, ए, ये अगर आते हैं और इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ऐसा आता है कि जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो आपने वर्ब का वो रूप लगाना है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये चार वर्ड ऐसे हैं कि इनके साथ आपने वर्ब का वो रूप लगाना है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। बोथ, फ्यू, मैनी और सेवरल। इसके बाद कई बार होता है कि ईच या एवरी वर्ड आता है और उसके बाद कोई नाउन होता है और उसके बाद एंड आके एक और केस ऐसा ही आता है, ईच या एवरी और फिर कोई नाउन और फिर आपको वर्ब लगानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय and each girl are going to fair today या is going to fair today। मोटे तौर पे ये लगता है कि जब एंड से जुड़े हुए हैं each boy और each girl या every boy और every girl, तो हमें प्लूरल वाली वर्ड लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने। each और every और उसके बाद एक नाउन, फिर एंड से जुड़ के उसके बाद वही ईच, एवरी और दूसरा कोई नाउन ऐसे जुड़े हुए हों, तो आपने वर्ब का वो रूप लगाना है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो फॉर्म में प्लूरल होते हैं, देखने से प्लूरल दिखते हैं, पर उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज, समाचार। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों तरफ से सूचनाएं जो आती हैं, न्यूज। ये देखने में क्योंकि एस है लास्ट में, इसकी फॉर्म ऐसे लगती है जैसे ये प्लूरल होगा, बट ये हमेशा सिंगुलर। इसी तरह से सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये मतलब आईसीएस में खत्म होने वाले वर्ड।
बहुत सारे मिलेंगे आपको। इकोनॉमिक्स। तो इस तरह के कुछ ये वर्ड ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल है बट इनके मीनिंग सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ वर्ब का वही रूप आता है जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब के साथ आना चाहिए। इसके बाद ये दो फ्रेज हैं, इनमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। ए नंबर ऑफ, खासकर अगर आपने सिर्फ रट के किया है किसी चीज को याद और समझ के नहीं किया है तो ये कंफ्यूजन होगा ही होगा, आप मौके पे भूल जाएंगे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स do not या does not obey their parents nowadays। मान लिया कोई ये कहना चाहते हैं कि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सुनते नहीं है। मैं नहीं कहता हूं ऐसा पर मान लिया कोई कहना चाहते हैं तो ए नंबर ऑफ, फिर स्टूडेंट्स। अब ये ए नंबर ऑफ, इससे जाहिर है कि बहुत सारे हैं वो, तो आपने यहां पर डू लगाना है, डज नहीं लगाना। कई बार सेंटेंस ऐसे शुरू होता है कि द नंबर से शुरू होता है, जैसे द नंबर ऑफ गर्ल्स in this school is small। इज लगेगा यहां पर क्योंकि वो बता रहे हैं कि उनकी संख्या छोटी है। या द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल इज 2000। तो आपने यहां इस 2000 के हिसाब से इज एम आर नहीं देखना, आपने इसके हिसाब से द नंबर, संख्या। ये जरूरी था बता। आगे कलेक्टिव सब्जेक्ट होता है बहुत बार, जैसे कमेटी, जूरी, गवर्नमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉब। इनमें एक बात तो यह है कि जो अमेरिकन हैं वो इसको हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं ज्यादातर, और जो ब्रिटिश हैं वो आजकल इसको प्लूरल ही मानने लगे हैं। ग्रामर का रूल ये है कि जब आप कलेक्टिव नाउन को एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं तो आपने उसको सिंगुलर मानना है, और जब आप उनकी इंडिविजुअल एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं तब आपने उनको प्लूरल मानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जूरी है यानी कोई न्यायाधीशों की पीठ है, बहुत सारे न्यायाधीश हैं एक जगह बैठे, अगर उनका कोई डिसीजन सर्वसम्मति से लिया गया है तो उस ज्यूरी को हम एक चीज मानेंगे और सेंटेंस होगा द ज्यूरी वाज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब एक मत, ऑन द इश्यू। द ज्यूरी वाज यूनानिमस ऑन द इश्यू। और जब हमें कहना हो कि वो बटे हुए थे, उनका डिसीजन बटा हुआ था, तो इसका मतलब हम उनकी गिनती पे ध्यान कर रहे हैं।
तो वहां पर आपने उसको प्लूरल ट्रीट करना है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। इसके बाद होता है फ्रैक्शंस या सम और नन। फ्रैक्शन का मतलब जैसे अगर कोई कहे कि 1/3 of the students in this class are boys or is boys. तो जब ये फ्रैक्शन आ जाती है ना 1/3 1/4, तो आपने इसके बाद वाला वर्ड देखना है, ये स्टूडेंट्स। ये अगर काउंटेबल है जैसा कि स्टूडेंट्स में है, तो आपने इसके साथ वर्ब का वो रूप लगाना है जो प्लूरल के साथ लगता है, यानी यहां पर आ जाए, वो आर आएगा, ये नहीं आएगा। और अगर यहां पर स्टूडेंट्स की बजाय स्टूडेंट बॉडी होता तो इज आ जाता। ये अगर काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब का रूप आएगा, और अगर ये काउंटेबल नहीं है तो वर्ब का सिंगुलर रूप आएगा। ऐसा ही सम और नन में भी है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन, जो कि देखने से आपको प्लूरल दिखते हैं, लेकिन वो या तो किसी बुक के, किसी ड्रामा, किसी सॉन्ग का टाइटल होते हैं, या किसी देश का नाम होते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये तो एक देश का नाम है, तो अगर ये कहना हो द यूनाइटेड स्टेट्स इज आर द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपने इज लगाना है, आर की बजाय इज लगाना है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है, हालांकि स्टेट्स लिखा हुआ है इसमें। इसी तरह से गुलिवर ट्रेवल्स इज ए वेरी पॉपुलर बुक। गुलिवर ट्रेवल्स, ट्रेवल्स देख के हमें यह लग सकता है कि ये प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है, ये टाइटल है बुक का। अरेबियन नाइट्स, तो ये ध्यान रखना। ये प्लूरल नाउन कई बार एज ए होल काउंट होते हैं और स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। जैसे 300 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 300 रुपीज इज नॉट ए बिग थिंग, इज आएगा वहां। इसी तरह से कहें हम के 5000 किलोग्राम का लोड इस ट्रक के लिए बहुत ज्यादा है, तो हम लोड को इकट्ठा ट्रीट कर रहे हैं। 5000 किलोग्राम्स इज ए बिग लोड फॉर दिस ट्रक, इज लगाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि हमें जो चाहिए वो 5000 ईंटें हैं, तो हमारा उस गिनती पे ध्यान है, तो हम कहेंगे 5000 bricks are what we need today। ये फर्क थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे मीन्स और पेंज। मीन्स का जैसे दो अर्थ होते हैं, एक होता है साधन, जैसे ट्रैक्टर इज नॉट ए गुड
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन नहीं है, वो खेत में काम करने के लिए है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां पर हम इज लगाएंगे। ट्रैक्टर इज नॉट ए गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हां, अगर हम इसका मीन्स का मतलब ये लगाएं कि सारे उपाय, जैसे उसने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, he has adopted a number of means। अब इस सेंटेंस से हालांकि वर्ब का कौन सा रूप आएगा वो क्लियर नहीं हुआ, बट मीन्स का अर्थ क्लियर हुआ। इस आशय को लेकर अगर मीन्स शब्द का प्रयोग होता है किसी सेंटेंस में, तो आपने उसको प्लूरल ट्रीट करना है। इसी तरह से पेन्स का का मतलब एफर्ट भी होता है, पेन्स का मतलब तकलीफ भी होता है। अगर आप एज एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत से उसका आशय है, तो आपने उसको प्लूरल ट्रीट करना है, अदरवाइज आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना। इसके बाद है इट इज दैट। हाँ, ये बड़ी ऐसी स्ट्रक्चर है कि इसमें बहुत संभावना है कि कोई ना कोई गलती करेगा। जैसे अगर एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाऊं कि इट इज रिक्वेस्टेड, जब ये इट इज से शुरू हो और दैट आ जाए तो आपका सारा रूप बदल जाता है सेंटेंस का। इट इज रिक्वेस्टेड दैट ए मेंबर ऑफ योर स्टाफ, ये मान लिया कहीं से इनविटेशन आया है, ए मेंबर ऑफ योर स्टाफ attends या attend the function today। वो कह रहे हैं भाई ये रिक्वेस्ट है कि आपका एक मेंबर अटेंड करे। अब देखिए, ये ए मेंबर, एक आदमी आपके स्टाफ का अटेंड करे। यहां पर हमारी टेम्पटेशन होती है कि हम अटेंड्स लगाएंगे यहां पर ये नहीं लगेगा और आपने अटेंड ही लगाया। ये खास ध्यान रखना। इट इज रिक्वेस्टेड, फिर जब दैट आ जाता है उसके बाद यहां पर बेशक सिंगुलर आपका नाउन है, वर्ब आपको प्लूरल के हिसाब से ही लगेगा। ये खास ध्यान।